रोम के एक राजा हुए थे नीरो। नीरो को अगर आप याद करते हो, जब रोम जल रहा था साहब एक बार, तो नीरो बांसुरी बजा रहे थे, वो रोम के सम्राट थे, और राजस्थान के नीरो भजनलाल बने हुए। जब समरावता गांव जल रहा था तो भजनलाल ओम बिरला शादी में बांसुरी बजा रहे थे। कलेक्टर वहां पहुंची, जबरदस्ती से वोटिंग करवाई। कलेक्टर किसके कहने पे कर रही थी, इस बात की जांच होनी चाहिए, वहां क्यों नहीं गई और क्या मामला था, और सारी चीजें इसमें साहब एक कलेक्टर हो, एसडीएम है, एसपी है, और उसके बाद में और गांव वाले लगातार इसका जब विरोध कर रहे थे कि हम हमारा वोट नहीं डालेंगे, उसी समय जो वहां लोकल प्रत्याशी निर्दलीय लड़ रहे थे नरेश मीणा, बिल्कुल, क्योंकि देखो लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। और जिस प्रकार से जो वो थप्पड़ वाला मामला था, मैं बिल्कुल उसका सब ऐसी परिस्थितियां बनने के पीछे के क्या कारण थे, वैसे कह रहा हूं आपसे, ये घटना हुआ नहीं होती। नमस्कार, भारत रफ्तार में आप सभी का स्वागत। मैं जितेश जेठमलानी। जैसा कि राजस्थान के अंदर एक ही खबर चर्चाओं में है कि देवली उनियारा का समरावता गांव है, वहां पे हिंसा हुई और एक गांव में वोटिंग को लेकर इतना बवाल हुआ कि अब तक जारी है। पर पत्रकारों से मारपीट होती है, आम जनता से पुलिस मारपीट करती है, एक नेता गिरफ्तार होते हैं, वो भी युवा छात्र नेता जो कि बेरोजगारों की बात भी उठाते हैं और हमेशा युवाओं के लिए खड़े रहते हैं। नरेश मीणा चुनाव लड़ते हैं वहाँ से। अब हमारे साथ बेरोजगारों के छात्र नेता मनोज मीणा है। मनोज मीणा भी बेरोजगारों की आवाज़ उठाते रहते हैं, नरेश की तरह हमेशा संघर्ष करते रहते हैं सड़कों पर। मनोज मीणा जी, क्या चल रहा है, बवाल हो रहा है, आप क्या देख रहे हैं? इतना हिंसक वातावरण, इतनी गाड़ियां चलना, इतने लोगों के साथ मारपीट और इतने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना। देखो ऐसा है, ये जो समरावता गांव का जो प्रकरण चल रहा है पिछले 2 दिन से, ये जो घटना हुई है ये बड़ी निराशाजनक है, और लोकतंत्र में ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। साहब, हम एक सामाजिक एक भाईचारे के साथ में रहते हैं, और इस प्रकार की जो घटना सामने आई है इसका कोई पक्षधर नहीं हो सकता, और जो ये घटना है ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है जो घटी है, और इस घटना के बहुत सारे पहलू हैं जिन पे हम तमाम साथियों को देखना चाहिए कि आखिरकार में ये इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई, और तमाम चीज़ें इस घटना को लेकर पिछले 2 दिन से अनेकों प्रकार से चल रही है, चाहे मीडिया में भी रही हो, चाहे लोगों में भी रही हो, लेकिन अभी भी इस घटना को लेकर जो चीज़ें लोगों के सामने पहुंचनी चाहिए वो शायद अभी तक नहीं पहुंच पा रही। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये घटना जो इतनी बड़ी राजस्थान में घटित हो गई, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश, आप शांत प्रदेश, भाईचारे के लिए जाने वाला प्रदेश, आज राजस्थान के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं कि राजस्थान के एक गांव में एक समरावता गांव पड़ता है और वहां इस प्रकार की उपचुनाव में जो घटना घटी है, तो राजस्थान की छवि भी इसमें साफ खराब हुई है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये समरावता की घटना आखिरकार क्यों हुई, आपको भी सोचना चाहिए, और तमाम जो हमारे राजस्थान के युवा है उन सबको सोचना चाहिए, राजस्थान की जनता को सोचना चाहिए। सर, इसमें मैंने जो अब तक पाया है, मैंने जो देखा है, वो मैं आपके साथ इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये पूरा प्रकरण चल रहा था, जब 13 तारीख को समरावता का जो गांव है उसका जो वो बूथ था, जो पूरे देवली उनियारा में जो वोटिंग चल रही थी, तो समरावता के जो ग्रामीण लोग हैं वहां पर सुबह 9 बजे से ही इसलिए बैठे हुए थे कि हमारा गांव है जो देवली में जुड़ा हुआ है और वो उनियारा में आना चाहिए, क्योंकि उनका जो जिला में जो मुख्यालय है वो दूर पड़ता है, और इसलिए उनको अगर वो उनियारा में जुड़ते तो उन्हें सुगमता रहती है, आसानी रहती है वहाँ जाने में। तो वो गांव वालों का एक पूरा तमाम पूरे जनता के साथ में, गांव वालों के साथ में चुनाव का भविष्यकार उन्होंने किया हुआ था कि हमको हमारे अधिकार मिलने चाहिए। साहब, आप मेरे को ये बताओ, क्या लोकतंत्र में अपने अधिकारों की बात करना कोई गुनाह है क्या? नहीं है। और जब 9 बजे से वो पूरा मामला चल रहा था, आप इसको समझिए कि गांव के लोग बैठे रहे और ये कह रहे थे कि हम वोट नहीं डालेंगे। लोकतंत्र में आप किसी के ऊपर भी वोट डालने को लेकर कभी कोई दबाव नहीं बना सकते हो, और गांव वाले लगातार इसका जब विरोध कर रहे थे कि हम हमारा वोट नहीं डालेंगे, उसी समय जो वहाँ लोकल प्रत्याशी निर्दलीय लड़ रहे थे नरेश मीणा, वो वहाँ उनके बीच में पहुंचे, प्रत्याशी थे उनके बीच में बैठे, और जब तमाम चीजें उस दौरान चल रही थी तो सब जो चीजें निकल के आई, तो वहां पे जो एसडीएम थे मालपुरा के, उनको एरिया मजिस्ट्रेट लगाया हुआ था, उनकी वहां पे ड्यूटी लगाई हुई थी, और उनकी साहब ड्यूटी वहां पे इसलिए लगाई गई थी डीएम के द्वारा कि वो जाके कानून व्यवस्था है उसको देखे, और उन्होंने कानून व्यवस्था को ना देखते हुए
वहां पर 3 वोटों को उन्होंने डलवाया। जो ये पूरा विवाद चल रहा है 3 वोटों का विवाद है, क्योंकि गांव ने जब पूरे वोटिंग का जब बहिष्कार कर रखा था तो वहां के जो अमित चौधरी जो मालपुरा एसडीएम थे, उन्होंने जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उनके पति है और एक और सरकारी कोई कर्मचारी था, उनसे जबरदस्ती उन्होंने वहां वोटिंग कराई। और वोटिंग कराने के बाद में जैसे गांव वालों को लगा कि हमारा जो मांग थी, हमने जो बहिष्कार कर रखा था, कहीं ना कहीं वो टूटा है। और उसी का गुस्सा जो वहां के निर्दलीय प्रत्याशी थे वो वहां पहुंचे और उन्होंने जिस प्रकार से वो तो थप्पड़बाजी जो सामने आई अच्छा है। एक बार बताइए मनोज, आप भी कभी जूता उठा लेते हैं, नरेश मीणा थप्पड़ मार देते हैं, तो क्या ये हिंसा ठीक है? देखो ऐसा है लोकतंत्र में साहब, मैं मानता हूँ कि हिंसा का कोई स्थान नहीं है। आपने भी जूता उठाया नहीं, था? मेरा जो आप कह रहे हो वो कोई अलग प्रकरण है और ये एक बड़ा ही संवेदनशील नहीं, प्रकरण है। आप खुद कहते हो मुझे कई बार कि मैं भी आंदोलन कर सकता हूँ, लड़ सकता हूँ, मर सकता नहीं, हूँ। लड़ना लोगों के लिए ऐसा है कि आंदोलन करना, लड़ना जनता के लिए वो हमारा काम है, हम लड़ रहे हैं। लेकिन साहब यहाँ पे ये जो पूरा मामला है वो दूसरा बहुत अलग है। तो थप्पड़ मारना गलत है मतलब? बिल्कुल, क्योंकि देखो लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। और जिस प्रकार से जो वो थप्पड़ वाला मामला था, मैं बिल्कुल उसका सपोर्ट नहीं करता, मैं उसको कंडम करता हूँ कि लोकतंत्र में कभी भी ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आपको कभी मारना पड़ा तो नहीं आप मारेंगे? आप नहीं साहब, ये तो देखो मार खा लेंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ मतलब आपको कोई थप्पड़ एक गाल पे मारेगा, दूसरे गाल पे खा लेंगे? ये कह रहा हूँ ऐसी परिस्थितियां ही नहीं बननी चाहिए। ऐसी परिस्थितियां क्यों बनती है? ऐसी परिस्थितियां बनने के पीछे के क्या कारण थे? वहां के लोग जब साहब बैठे थे 9 बजे से, वो लगातार जो कलेक्टर है, जो डीएम महोदय है, उनको फोन कर रहे थे, उनको आने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो मौके पर नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची ये हमें देखना चाहिए कि उन्होंने एरिया मजिस्ट्रेट को वहां भेजा, वो खुद नहीं आई और ना उन्होंने लोगों से बात करी। तो उनका ये कहना है कि मैं चुनाव आचार संहिता के चलते गांव के ग्रामीण लोगों के बीच में नहीं जा सकती थी। साहब आप अब भी तो गए हो, आप एसपी लेके पहुंचे हो, आप उस समय जा सकते थे, कम से कम उन्हें आश्वस्त करते कि चुनाव के बाद में आपकी जो मांग है वो पूरी हो जाएगी। अगर वो डीएम मैडम वहां पहुंच जाती तो मैं दावे से कह रहा हूं आपसे, ये घटना हुआ नहीं होती। गांव वाले लोग संतुष्ट हो जाते, मैडम से बात करते। लेकिन इस घटना के पीछे जो जिम्मेदार है, डीएम मैडम बड़े लेवल पर जिम्मेदार है। और दूसरा, जिस पक्ष को कोई देखना नहीं चाह रहा कि जो एसडीएम वहां लगे थे अमित चौधरी जी, उन्होंने 3 वोट डलवाई। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो फर्जी जो उन्होंने वोटिंग करवाई, जबरदस्ती जो वोटिंग कराई, जो ग्रामीण महिलाएं कह रही है, वो सबके सामने आपने सुना होगा कि एक जो एरिया मजिस्ट्रेट लगा होता है, उसका काम कानून व्यवस्था संभालना होता है। उसका काम होता है कि वहां जो पुलिस थी उसके साथ सामंजस्य बैठा के वो कानून की व्यवस्था देखे। लेकिन चुनावी प्रक्रिया में दखल देना, वोट डलवाना, ये साहब किसी भी प्रकार से एरिया मजिस्ट्रेट के अधिकार नहीं है। मेरे को नहीं पता कि अमित चौधरी ने कौन सी किताब पढ़ के कानून की वो एसडीएम बने हैं, लेकिन अगर किसी कानून में ये लिखा हो कि एक एरिया मजिस्ट्रेट वोट डलवा सकता है तो आप मेरे को बता दीजिए। हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, हमने भी सारी पढ़ाई करी है। साहब ये संभव ही नहीं है। आपको कानून व्यवस्था के लिए भेजा है, आपने कानून व्यवस्था की तो वहां परवाह नहीं करी, आपकी कानून व्यवस्था वहां काम नहीं कर रही थी और आप उल्टा दबाव बनाकर वहां के जो कर्मचारी थे 3 लोग, उनके ऊपर आपने दबाव बनाया, वोटिंग कराई। और उसके पीछे ये जो घटना हुई, इसके पीछे का कारण, एक बहुत बड़ा कारण ये है, अभी आपने देखा होगा खुद एसडीएम ने इस बात को कबूल किया है कि मैंने कलेक्टर के कहने पर 3 वोट डलवाए। तो साहब कलेक्टर के कहने पर उन्होंने अगर 3 वोट डलवाए तो ये क्या गलत नहीं है लोकतंत्र में? ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कलेक्टर के कहने पर किया, ना कलेक्टर वहां पहुंची, जबरदस्ती से वोटिंग करवाई। कलेक्टर किसके कहने पे कर रही थी, इस बात की जांच होनी चाहिए, वहां क्यों नहीं गई और क्या मामला था और सारी चीजें इसमें। साहब एक कलेक्टर हो, एसडीएम है, एसपी है, और उसके बाद में चलो इन्होंने वहां वोटिंग वो 3 वोट डलवा दिए और गांव का बहिष्कार टूट गया। बोल रहे हैं नरेश मीणा को चुनाव किसने लड़ाया ये पता कराना चाहिए। नहीं देखो, चुनाव तो आप भी लड़ सकते हो ना, चुनाव तो मैं भी लड़ सकता हूँ। चुनाव लड़ना तो लोकतंत्र में सबका अधिकार है, आपका भी अधिकार है, मेरा भी अधिकार है। लेकिन सर आप इस बात को देखिए कि समरावता गांव में जब लोग शाम को बैठे थे तो ये क्या जायज था क्या कि वहां इतना बड़ा पुलिस प्रशासन को भेजकर गरीब किसान, मजदूर, ग्रामीण लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागना और उनकी जो हालत है, पूरा गांव जल गया, कितनी गाड़ियां जल गई। और जो पुलिस के जो आईजी अजमेर रेंज के, वो दावा कर रहे हैं कि ये गाड़ियां ग्रामीणों ने खुद जलाई है। आपने कभी कोई खुद ही गाड़ी जलाई है कभी? सब इंसान है, सब रोटी खाते हैं, कोई मूर्ख तो है नहीं है। कौन जलाएगा खुद की गाड़ी, आप मेरे को ये बताओ। तो ये आईजी का एक ऐसा दावा है जो बिल्कुल झूठ है। इसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है
कि भाई ग्रामीणों की गाड़ी पुलिस प्रशासन के द्वारा वहां जलाई गई है, उनको बिना मतलब उनके घर जलाए गए हैं, उनके साथ मारपीट करी गई है, आगजनी करी गई है। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि इस मामले की न्यायिक जांच हो, गांव के जो लोग हैं उन्हें मुआवजा मिले, और साथ साथ में मैं कहना चाह रहा हूं जो राजस्थान के मुखिया है भजनलाल जी, जो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपको एक बात बताना चाह रहा हूं मैं, रोम के एक राजा हुए थे नीरो। नीरो को अगर आप याद करते हो, जब रोम जल रहा था साहब एक बार, तो नीरो बांसुरी बजा रहे थे, वो रोम के सम्राट थे, और राजस्थान के नीरो भजनलाल बने हुए हैं। जब समरावता गांव जल रहा था तो भजनलाल ओम बिरला की शादी में बांसुरी बजा रहे थे। तो इनको शर्म आनी चाहिए कि राजस्थान का एक इतना बड़ा घटना हो गई, राजस्थान का एक गांव जल रहा है, लोग जल रहे हैं, और भजनलाल जी ओम बिरला की बेटी की शादी में वहां मजे ले रहे हैं। क्या उनका कोई नैतिक कर्तव्य नहीं बनता कि इस मामले का संज्ञान लेते और इस हिंसा को रुकवाते, ग्रामीणों की मदद करते और जायजा लेते? साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री है और अभी तक समरावता गांव में नहीं पहुंचे हैं। किरोड़ी लाल जी वहां गए हैं, उन्होंने खुद स्वयं के विवेक से, ना कि सरकार के कहने से, उस घटना को लेकर उन्होंने मोर्चा संभाला, ग्रामीणों की मदद करने के लिए पहुंचे थे कल। और आज भी वो जवाहर सिंह बेडम से गांव के 11 लोगों को मिलवाने की बात कर रहे हैं। लेकिन साहब भजनलाल क्यों नहीं पहुंचा? क्या भजनलाल इतने बड़े हैं कि वो जो गांव के ग्रामीण लोग हैं उनके समाचार भी नहीं ले? उन्हें समाचार लेने चाहिए और बात करनी चाहिए कि ये घटना कैसे हुई, इस घटना की जांच हो। साहब जो भी अपराधी है, देखो अपराध का मैं पक्षधर नहीं हूं, जो अपराध करेगा वो अलग बात है, उसको सजा मिलेगी, ना आप बचोगे ना मैं बचूंगा कानून से। लेकिन साहब जब कानून ही गलत करने लग जाए, जब पुलिस ही गलत करने लग जाए कि इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए, तो मैं इसलिए कह रहा हूं आपके सामने बैठ के कि इस मामले की न्यायिक जांच हो, और जिन लोगों ने गलत किया है, चाहे सिविलियन हो, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे डीएम मैडम हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो एसडीएम हो, इनके ऊपर कार्रवाई हो। और दूसरा ये जो एक कारण ये भी है सर इसमें कि जो ये डीएम मैडम है सौम्या झा, मेरे को लगता है कि इनकी डिसीजन मेकिंग बड़ी कमजोर है। इनको दोबारा एक बार ट्रेनिंग के लिए मसूरी भेजना चाहिए, इनकी दोबारा ट्रेनिंग होनी चाहिए। और ट्रेनिंग करके आए दोबारा, किसी जिले को आप संभाल रहे हो, आप में संवेदनशीलता होनी चाहिए कि लोगों के हकों के साथ में कितना कुठाराघात हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये चीजें हैं जो आप सबके सामने है कि इसमें मैडम की एक बहुत बड़ी लापरवाही रही। अगर वो चाहती तो इस घटना में ऐसा कुछ नहीं होता, और ये घटना घटित नहीं होती। इस घटना के पीछे मैडम का बड़ा रोल है। अच्छा मनोज, पत्रकारों के साथ भी मारपीट होती है, इस पर आपका क्या कहना है? देखो साहब ऐसा है, पत्रकार जो हमारे साथी है, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ में मानता हूं, और उसमें मीडिया के जो साथी हैं उनके साथ मारपीट के जो चीजें सामने आई है, पीटीआई के जो हमारे पत्रकार थे वो मैंने देखा है, तो साहब ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मीडिया के साथी हमारा साथ देते हैं, किसी मुद्दे को सरकार तक पहुंचाते हैं और हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारे साथ लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं। और इस प्रकार की जो घटना हुई है मीडिया के साथियों के साथ में, वो साहब वो निंदनीय है, वो नहीं होनी चाहिए थी। मेरी भावना उनके साथ है। 60 लोगों पर मुकदमा भजनलाल सरकार ने, मीणा समाज के लोगों पर, लगभग मीणा समाज के उसमें लोग हैं जो उस गांव के हैं, तो उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसको आप किस तरह से देखते? देखो साहब ऐसा है, मैंने कहा ना, निर्दोष लोगों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। निर्दोष लोग 60 लोग हैं। अच्छा, जो पुलिस ने मारा जिन ग्रामीणों को, वो भी तो गलत था। मैं साहब ये कह रहा हूं कि जिसने भी अगर गलती करी है उसे सजा मिले, लेकिन जो गलती का अगर कोई भागीदारी नहीं हो, जिस लोग उस गलती में शामिल ही नहीं हो, तो उसको क्यों सजा मिले? 60 लोगों में से आप एक बार उनकी जांच करिए और वो कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, नहीं थे, तो अगर वो नहीं थे तो उन्हें छोड़ा जाए। मैं कह रहा हूं इस मामले की न्यायिक जांच हो, जिसमें अगर न्यायिक जांच होगी तो आपके माध्यम से कह रहा हूं इसमें सारे लोग नपेंगे, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे एसडीएम हो। तो क्या ये आपको तीनों लगता है लोग कि इस घटनाक्रम में बड़े भागीदार हैं? सरकार का बड़ा फेलियर मानते हैं? सरकार का बड़ा फेलियर नहीं, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फेलियर है। सरकार चाहती तो इस घटना को कंट्रोल कर सकती थी। सरकार को पता था कि यहाँ ग्रामीण इतने सारे इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये जो गिरफ्तारी की जो बात थी, जो नरेश ने जो थप्पड़ दिया था, वो तो गलत था, इसका तो कोई पक्ष नहीं ले रहा। लेकिन साहब वो गिरफ्तारी तो एक दिन बाद में हो जाती, दिन में कर लेते नहीं, घटना ही नहीं घटती। दिन में गिरफ्तारी होती है तो घटना नहीं घटती, गिरफ्तारी तो ये 2 दिन बाद में कर लेते। नरेश कौन सा देश छोड़ के भाग रहा था तो यहीं पे, गिरफ्तारी कभी भी हो सकती थी। लेकिन उस गिरफ्तारी के चलते कितने लोगों के घर जल गए, कितने लोगों की बाइकें जल गई, कितने लोगों की स्थितियां खराब हो गई, तो और सरकार मुआवजे तक की बात नहीं कर रही। आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी की जो पुलिस है उसका इंटेलिजेंस का फेलियर है,
उनके प्रशासनिक तंत्र का बड़ा फेलियर है, आप मानते साहब बिल्कुल फेलियर है, पुलिस का फेलियर है और ये पूरे डिसीजन मेकिंग का फेलियर है। भजन लाल जी कोई भी निर्णय नहीं कर पा रहे साहब। राजस्थान में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, भजन लाल जी कुछ नहीं कर पा रहे। भजन लाल जी कह रहे हैं सख्ती से निपटा जाए। अरे किन लोगों से सख्ती से निपटने की बात कर रहे हो? जो गरीब किसान मजदूर, जो ग्रामीण लोग हैं, जो बेचारे अपने दो टाइम की रोटी के लिए जीवन यापन कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल मेहनत मशक्कत से मजदूरी करते हैं, अपना पेट भरते हैं, उनसे सख्ती से निपटने की बात कर रहे हैं भजन लाल जी? तो खुद ही कहते हैं मैं गरीब किसान हूँ। तो गरीब किसान हूं तो वो लोग जो गांव के ग्रामीण लोग हैं उनके घर जल गए, वो भजन लाल जी को देखनी नहीं चाहिए? भजन लाल जी को मुआवजा नहीं दिलाना चाहिए उन लोगों को? करीबन साहब 200 करोड़ का नुकसान हुआ है उस गांव में, क्या उनका मुआवजा नहीं बनता? उनके राइट नहीं है? उनको उनका हक मिलना चाहिए। उनके साथ जायती हुई है और इसके पीछे सरकार का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है। और मैं तो साहब ये मानता हूं, मैंने इस प्रकरण को 2 दिन से बहुत बारीकी से देखा है और मैंने ये पाया है, मैंने ये देखा है, मेरा मानना है कि इसमें डीएम की और एसडीएम की बहुत बड़ी गलती है जो इस प्रकार का आरएसएस यूनियन तो एसडीएम का बहुत साथ दे रही है उसका। साहब ऐसा है, मेरी बात सुनो, जब गरीब किसान पे ये अत्याचार करते हैं आरएस यूनियन वाले, तब ये कहां चले जाते हैं? तब क्यों ये बात नहीं करते उन लोगों की? जब इन्हीं के साथी भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं तब भी इनको कहना चाहिए कि हमारा एक साथी गलत निकल गया, उसने करप्शन कर दिया, हम पेन डाउन करते हैं, तब भी पेन डाउन करना चाहिए। और जो आरएस एसोसिएशन की आप बात कर रहे हो, आरडी मीणा एक आरएस अधिकारी था, वो मारा गया था, तक जांच नहीं हुई, कैसे हुई? क्या उन्होंने उस समय पेन डाउन करा था क्या? ये जो आरएस एसोसिएशन है ये ठीक है, उनका जो भी पक्ष रहा उससे मुझे ज्यादा मतलब नहीं है मुझे, लेकिन ये इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि ये किस बात का पेन डाउन कर रहे हैं। साहब साफ साफ आ रहा है कि डीएम साहब ने आदेश दिए और जो वहाँ एसडीएम अमित चौधरी जी थे वो एरिया मजिस्ट्रेट लगे हुए थे, उन्होंने वहां वोटिंग करवाई। जो अगर ये आरएस एसोसिएशन के अध्यक्ष मेरे को बता दे कि कानून की कौन सी किताब में लिखा है कि जो एरिया मजिस्ट्रेट है वो वोटिंग करवा सकता है, चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सकता है? नहीं ले सकता साहब। तो ये मेरे को बताए ना, अगर ये आरएस एसोसिएशन के अध्यक्ष बन के घूम रहे हैं तो ये बताए कि इस प्रकार से जो इन्होंने ये फर्जी वोटिंग का कार्य किया, ये सही था क्या? इसमें भी तो इनको बोलना चाहिए ना। ठीक है, थप्पड़ को आप मानते हैं कि वो जो अमित चौधरी आरएस फर्जी वोटिंग करा रहा है? मैं कह रहा हूं साहब, मैं नहीं मान रहा, ये तो सबके सामने है। वो आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता महिला है उसने कहा है कि दबाव बनवाकर हमसे ये कहा है तुम्हारी नौकरी चल जाएगी, तुम वोटिंग करो, जबरदस्ती वोटिंग कराइए। ये मैं नहीं मान रहा, ये ग्रामीण लोग कह रहे हैं। इसका मतलब तो 7 उपचुनाव पे इस तरह की वोटिंग हुई होगी साहब। बिल्कुल, सरकारी जो मशीनरी है उनका उपयोग कैसे होता है हर चुनाव में वो आप सबके सामने, वो जो दुरुपयोग होता है वो जग जाहिर है, इसमें मेरे कहने की कोई बात नहीं है। ये मामला ये तो है कि 3 जो वोट है वो जबरदस्ती डलवाए गए, जो एसडीएम थे उनके द्वारा, पूरा मामला इसी के पीछे तो हुआ है और ये सबके सामने आ गया कि वो ग्रामीणों ने जो बहिष्कार कर रखा था इन्होंने जबरदस्ती से वहां वोटिंग करवाई है। आप नरेश मीणा के साथ खड़े हैं या विपरीत? साहब मैं यहाँ पे न्याय के साथ खड़ा हूं, मैं न्याय के साथ खड़ा हूं कि गरीब किसानों के जो घर जड़े हैं उनका मुआवजा भजनलाल सरकार देगी या नहीं देगी। चाहे मनोज मीणा हो, चाहे नरेश मीणा हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी जाति का भाई हो। मैं कह रहा हूं अगर कानून के दायरे से बाहर कोई बात करता है तो उसका सपोर्ट तो आप भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, लेकिन कानून की बात तो करनी पड़ेगी ना। उन गांव वालों घर जड़ के उनकी बात तो करनी पड़ेगी ना, तो उनके भी तो बनते हैं। समरसता गांव के साथ खड़े हैं आप? बिल्कुल, मैं पूरे गांव के साथ खड़ा हूं। जो गांव है उनके साथ जो घटना हुई है, जो ग्रामीण लोग हैं, मेरी भावना उनके साथ है कि उनके हकों के साथ में जो कुठाराघात किया है, जो उनके घर जल गए, प्रशासन ने जो उनके साथ बदतमीजी करी है, जिनके बहुत सौ के चोट आई है, बहुत सौ की जान माल की हानि हुई है, मैं उनके साथ खड़ा हूं। और मैं इस बात को कह रहा हूं भजन लाल जी से कि आप इनको मुआवजा देने की बात करिए, इनको मुआवजा मिलना चाहिए, इनकी मदद होनी चाहिए। आपको जाके समरावता गांव के हालचाल पूछने चाहिए। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के लिए उल्टा पड़ गया, नरेश मीणा को तो बीजेपी ने लड़ाया था। अब साहब वो आरोप और प्रत्यारोप तो राजनीति में चलते रहते हैं, किसने लड़ाया क्या लड़ाया वो तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी समरावता गांव के ग्रामीणों की हालत आपको भी देखनी चाहिए। आप भी वहां देख के आओ और भजन लाल जी को सबसे पहले देखनी चाहिए, जो अभी तक भी मेरे को दिखाई नहीं पड़े उस गांव में। उन्हें वहां जाके एक बार वहां निरीक्षण करें कि कितना नुकसान हुआ है, कितना गलत लोगों के साथ में प्रशासन ने किया है। और मैं कह रहा हूं जो भी अधिकारी जो इसमें शामिल है और जो ग्रामीणों के साथ में जो जायती करी, जो आगजनी हुई है, एक साहब एक शांति प्रिय गांव, एक अच्छा गांव, छोटा गांव, जिसको इन्होंने आग के हवाले छोड़ दिया, जिसको हिंसा के हवाले छोड़ दिया, तो साहब ये बहुत गलत है और लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मेरी भावना पूरे गांव के साथ है और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भजन लाल जी गांव के साथ है, मीणा समाज के साथ है, सब गांव के साथ है और गांव में सब समाज के लोग रहते हैं। क्या आपके गांव में एक ही जात के लोग रहते हैं क्या? सब समाज के लोग रहते हैं ना। तो हम तो
सब लोगों की बात लोग करने कह वाले देंगे लगते ना हैं। कि भाई मनोज मीणा तो मीणा है इसलिए। अब कहने को तो सब लोग कुछ भी कह सकते हैं, कहने वाले को तो अपन मुंह नहीं रोक सकते ना, लेकिन अपन तो न्याय की बात करने वाले लोग हैं। जब अपन 5 साल से बेरोजगार युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसलिए लड़ रहे हैं कि 36 कौम के बच्चों की मदद कर रहे हैं। उस समय नहीं पूछा जो ये लोग है कहने वाले कि मनोज मीणा 36 कौम की मदद करता है। तो 36 कौम के तो नरेश मीणा भी करता मेरे पास तो बेरोजगार आते हैं। आप इस नरेश बात- मीणा भी करता है मेरी ना। बात सुनो, नरेश मीणा के साथ क्यों नहीं खड़े फिर? नहीं मेरी बात सुनो, नरेश मीणा के साथ क्यों नहीं खड़े? मैं तो अगर आप सही हो और आपके साथ गलत होता है तो मैं तो आपके साथ भी खड़ा हूं। नरेश मीणा अगर तो किसी के युवाओं साथ क्या- मैं कह रहा हूं नरेश मीणा तो युवाओं की आवाज उठाते हैं ना। मेरे यहाँ बात सुनिए, नरेश मीणा तो युवाओं की आवाज नहीं उठाते। आवाज तो कोई भी उठा सकता है, आप कोई भी उठाइए। क्या? आप बताइए, उठाते नहीं उठाते? बिल्कुल उन्होंने आवाज उठाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मान लेकिन लेना। मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन साहब इस प्रकार से जो ये थप्पड़ वाला कांड हुआ है मैं उसका सपोर्टर नहीं हूं, चलो लेकिन ठीक मैं गांव के लोगों का सपोर्टर हूं। तो ये उनके कह साथ रहे में हैं गलत हुआ कि है। मैं नरेश मीणा के साथ नहीं हूँ। नरेश मीणा हालांकि युवाओं की आवाज उठाते हैं, लेकिन जो ये थप्पड़ हिंसा का मैं समर्थक नहीं हूँ। अहिंसा का पुजारी, मतलब गांधी जी के पुजारी हैं, ये कह रहे हैं। अभी अनशन करके आए हो जेल में 5 दिन, तो मैं अनशन गांधी जी को करके तो मानता हूं। देखो इसमें गांधी कोई जी दो को राय नहीं मानते है। हैं। इनको कोई एक गाल पे थप्पड़ मारेगा तो ये कह रहे हैं दूसरा गाल आगे कर दूंगा, ऐसे कहा ना नहीं आपने? वो तो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन गांधी जी को मैं उनके जो चलिए। आंदोलन करने के आज- तरीके थे उनको फॉलो करता हूँ। मनोज मीणा ने बहुत ही अच्छे से बात की है। और आप बने रहिए भारत रफ्तार के साथ। जीतेश जेठमलानी, जयपुर, राजस्थान।